हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 9 तक सभी प्रश्नों के हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x वर्ग प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों। तो यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको इस समीकरण को लिखेंगे 2x वर्ग प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। और जब इसके मूल बराबर होते हैं तो आपने कुछ शर्तें पढ़ी होंगी विविध कर की कि क्या होती हैं शर्तें। इन शर्तों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी विविक्त का d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, शर्त पहली क्या होती है, यदि मूल वास्तविक हैं तो d का मान बड़ा होता है, 0 से होता है। यदि मूल कैसे हैं, वास्तविक हो एवं समान हैं तो क्या होता है, d का मान 0 होता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या बताया गया है कि मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो विविक्त का d का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इसके पहले हम इस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसलिए उपरोक्त वर्ग समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, जो आपका व्यापक समीकरण होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो हम इस व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x वर्ग की तुलना x वर्ग से, तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2। x की तुलना x से, तो b का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो b बराबर k, तथा c का मान यहाँ पर पूरा आचार पद होता है तो c का मान यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में चूंकि बताया कि मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्त का d का मान यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं, इसलिए जब भी मूल बराबर होते हैं तो विविक्त का d का मान यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो d की जगह हम d का फार्मूला लगा देंगे। तो d क्या होता है, विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 जहाँ के था। इसके बाद हम इन सभी के मान रख सकते हैं कि b का मान यहाँ पर कितना है, k, तो यहाँ पर k का वर्ग हो जाएगा, माइनस चिन्ह जहाँ की था, 4 भी जहाँ की था। a का मान यहाँ पर कितना है, 2 है तो हम गुणित 2 लिखेंगे, गुणित c का मान यहाँ पर क्या है, 3 है तो हम 3 लिखेंगे बराबर 0 जहाँ की था। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k वर्ग माइनस चिन्ह जहाँ की था, यहाँ पर इन सभी का गुणा हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर हम k वर्ग बराबर माइनस 24 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे। इसके बाद जब भी हम वर्ग हटाते हैं तो क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है। तो यहाँ पर कणी के अंदर कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। इसके बाद इसके हम गुणनखंड निकालते हैं कि 24 के वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको रफ में करना है। 24 के जैसे हम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 का करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि k बराबर कणी 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर इनकी जोड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर 2 कणी से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर, जब भी कणी से संख्या बाहर आती है तो क्या में आती है, प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस 2 यहाँ पर बाहर आ जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 गुणित 3, यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 3 6, तो अंदर क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। तो इस प्रकार से k का मान
प्लस 2 भी हो सकता है और k का मान -2 भी हो सकता है। इसलिए हम लिखेंगे आता है k का मान +2 या -2 होगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको इसी विधि से हल करना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए समझते कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि एक कोण नभ्यांश होता है। दो अन्य कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं, यानी कि नभ्यांश से कम होते हैं। वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समकोण के सामने, समकोण यहाँ पर बी पर बना है, तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और जहाँ पर थीटा बनता है तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की जस्ट सामने की भुजा क्या है? लंब। तो ये आपकी लंब कहलाती है। और नीचे की भुजा वो कहलाती है आधार। तो इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इसकी आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार इसका हमें पता नहीं है, तो हम इसका आधार क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आधार x सेंटीमीटर है। क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसको मानते हैं x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने आधार क्या माना? x सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न क्या है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पर क्या दी गई है? लंब है। तो ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार का मान यहाँ पर x है, इससे 7 सेंटीमीटर कम। तो यहाँ पर लंब का मान क्या हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे प्रश्न क्या कि यदि कर्ण का मान यहाँ पर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण की जगह कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। तथा कर्ण का मान यहाँ पर कितना है? 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर इन सभी के पास हमारे पास मान है। तो कर्ण का मान यहाँ पर कितना है? 13। तो कर्ण की जगह हम 13 रखेंगे, वर्ग लगा है, वर्ग जांघिता बराबर लंब का मान यहाँ पर कितना है? लंब, चूंकि ये ऊंचाई भी है और लंब भी है, तो लंब का मान यहाँ पर कितना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7, वर्ग लगा है, वर्ग जांघिता। इसके बाद आधार का वर्ग। तो आधार का मान यहाँ पर हमने क्या माना था? x सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 13 का वर्ग कितना होता है? यहाँ पर 169 बराबर x माइनस 7 का वर्ग। तो इसकी एक सरसमीका होती है, उस सरसमीका को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए इसको हम रफ में समझते हैं। तो सरसमीका क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। क्योंकि a का मान यहाँ पर कितना है? x है, माइनस चिन्ह जांघिता, b का मान यहाँ पर 7 है, वर्ग जांघिता। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 49, माइनस चिन्ह जांघिता, 2b जांघिता। a का मान यहाँ पर कितना है? x, तो हमने इंटू x लिखा, गुणित b का मान यहाँ पर कितना है? 7, तो हमने 7 लिखा। इसको आगे थोड़ा सा हल करेंगे तो x वर्ग प्लस 49 माइनस चिन्ह जांघिता, 2 का गुणा 7 में होगा, 14 आ जाएगा, और x जांघिता। तो इसको हल करने पर यहाँ पर इस प्रकार से आएगा कि x वर्ग प्लस 49 और माइनस के 14x प्लस x वर्ग जांघिता। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे तो यहाँ पर 169 जांघिता बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा? 1x वर्ग और 1x वर्ग। यहाँ पर कितनी हो जाएंगे? 2x वर्ग
इसको हम थोड़ा सा आगे लिख लेंगे, माइनस के 14x और प्लस 49 जाके था। इसके बाद इस 169 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x वर्ग माइनस 14x जाके था प्लस 49 भी जाके था। इस 169 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो माइनस के 169 हो जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x वर्ग माइनस 14x जाके था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस 169 है प्लस के 49 है, तो 169 में से 49 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 120 बराबर क्या है 0, तो 0 जाके था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का पूरे समीकरण में हम भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 2 का पूरे समीकरण से भाग करने पर, तो 2 का हम पूरे समीकरण से जैसे ही भाग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर 2x वर्ग में भी हम 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x वर्ग बटे 2। इसमें भी हम 2 का भाग करेंगे, माइनस चिन्ह जाके था। 14x में भी हम 2 का भाग करेंगे। इसके बाद हम माइनस 120 बट इसमें भी हम 2 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 2x वर्ग में 2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x वर्ग आ जाएगा, माइनस चिन्ह 2 का भाग इसमें करेंगे तो यहाँ पर 2 सत्ते 14 7x आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 छंग 12 2 शून्य शून्य, यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो जैसे ही हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x वर्ग माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0 जाके था। तो इस प्रकार से आपको भाग कर लेना है। इसके बाद आपके पास एक द्विघातीय समीकरण आ चुका है। इस द्विघातीय समीकरण को चाहे तो हम द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से हल कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। जैसे हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करने पर हमें लास्ट की संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक के साथ करना पड़ता है। तो 60 का गुणा हम करेंगे तो एक x वर्ग का गुणांक यहाँ क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो 60 एकम 60, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, माइनस 60 के। यहाँ पर इसके गुणनखंड हो सकते हैं 15 गुणित 4 भी हो सकते हैं, 12 गुणित 5 भी हो सकते हैं, 10 गुणित 6 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हो सकते हैं। तो हमें बीच वाली संख्या कितनी चाहिए, माइनस के 7x चाहिए, मतलब माइनस 7 चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 15 में से 4 घटाएं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। जोड़ने पर 19 आएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद यदि हम इसकी बात करें 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 जोड़ने पर। यदि हम 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद यदि हम 12 में से 5 घटा दें यहाँ पर 7 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यदि हम माइनस के 12 ले लें और प्लस के 5 ले लें तो यहाँ पर माइनस के 7 आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 12x और प्लस के 5x। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x वर्ग माइनस 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के 12x और प्लस के 5x। तो इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया, माइनस 60 जाके था बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर 4 पद हो चुके हैं, तो हम 2 पद में से उभयनिष्ठ संख्या को लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस चिन्ह x उभयनिष्ठ हो चुका है तो अंदर क्या बचेगा, 12 बचेगा, प्लस यहाँ पर हम 5 उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस चिन्ह जाके था। 5 का भाग हम 60 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा बराबर 0 जाके था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x माइनस 12 x माइनस 12 यहाँ पर डबल बार है तो इसको हम एक बार उभयनिष्ठ लेंगे। तो x माइनस 12 को हमने एक बार लिखा तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस 5 बचेंगे। तो इस प्रकार से आपके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस 12 और x प्लस 5। अब इसके बाद हम x माइनस 12 के बराबर भी 0 लेंगे एक बार, और एक बार हम x प्लस 5 के बराबर 0 लेंगे। तो लिखेंगे हम जब x माइनस 12 बराबर 0 तथा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस 12 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, 12, तथा जब हम प्लस 5 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब इन दोनों संख्या में से आप देख सकते हैं कि चूंकि माइनस 5 ऋणात्मक संख्या है इसलिए यह मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस 5
एक क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है जो कि क्या है, मान्य नहीं है, जो कि मान्य नहीं है। तथा x बराबर 12 प्लस की संख्या है, इसलिए x बराबर 12 क्या होगी, मान्य होगी। इसलिए x बराबर 12 मान्य है। तो x बराबर 12 क्यों मान्य है, क्योंकि यह प्लस की है। तो यहाँ पर x का मान 12 आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते कि हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आधार को हमने क्या माना था, x माना था, जो कि कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है। तो आधार का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई x माइनस 7, तो x जगह हम x का मान रखेंगे 12, 12 में से 7 घटा देंगे, कितनी बचेंगे, 5। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसलिए जो हमने आधार माना था, आधार क्या माना था, x सेंटीमीटर। तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो आधार का मान 12 सेंटीमीटर था। जो हमने ऊंचाई मानी थी, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर आधार का मान यहाँ पर x माइनस 7, तो यहाँ पर x जगह x का मान रखेंगे 12 माइनस 7, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अतः आधार का मान x 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको इसी विधि से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।